व्हाट अ डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट भाई। इंडिया 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 180 फॉर 3 है। दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। कैसे होम के ऊपर न्यूजीलैंड इंडिया को डोमिनेट कर रही है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड। थर्ड डे खत्म हो गया। 261 चाहिए इंग्लैंड को और 8 विकेटें चाहिए पाकिस्तान को। स्लाइटली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पिच जो है वो टर्न हो रही है, रिवर्स स्विंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है पिच के ऊपर। लो बाउंस बाउंस भी या हाई बाउंस भी हो जाता है एकदम से। लेकिन विद बैस बॉल यू नेवर नो, क्योंकि देखें जो रूट ने आखिरी दिन था, तीसरे दिन का आखिरी बॉल थी और उन्होंने रिवर्स के ऊपर चौका मार दिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कल किस अप्रोच के साथ आएंगे। लेकिन पाकिस्तान काफी ज्यादा कंट्रोल में है इस टेस्ट मैच में। देखिए कौन कैसा खेला क्या उसके ऊपर मैं बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले अप्रोच भाई। देखें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है होम कंडीशंस पे, चाहे वो आप श्रीलंका चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, इंडिया चले जाएं, एशियन कंडीशन में क्या स्ट्रेंथ होती है आपकी? स्पिन। इंडिया दुनिया की सारी टीम्स को होम के ऊपर 3 स्पिनर खिला देते हैं, कभी 4 खिला देते हैं, वो वहां पे फंसाते हैं उनको। तो पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ से हट गया। आई नो भाई प्लेयर्स आते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, लेकिन नॉर्मली ट्रू पिचेस होती हैं वहां पे, उतनी ज्यादा स्पिन नहीं होती। और 20 ओवर की क्रिकेट में और टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत फर्क है। तो फंसे। और ये मास्टर प्लान था एक बंदे का, और उस बंदे को पूरा क्रेडिट देना चाहिए आपको। देखिए आप आकिब जावेद को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो पहला बंदा है जिसने जो एग्जैक्ट मतलब चीफ सिलेक्टर बनने से पहले बोला था टीवी पे बैठ के, बनने के बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही इंप्लीमेंट कराया। आप क्लिप जाके देख लें आकिब जावेद का, वो एक टीवी चैनल पे बैठे थे, वो कहते हैं भाई आप स्पिन ट्रैक बनाओ, आप यूज ट्रैक बनाओ, ठीक है, जो मर्जी आप अपने 3-3 4-4 स्पिनर खिलाओ, फंसेंगे वो, हारेंगे वो। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और उन्होंने ऐसा ही किया। एक तो यूज पिच, ऊपर से ड्राई, मतलब यूज पिच है, स्पिन हो रहा है, सारे स्पिनर खिला दिए। बहुत क्रिटिसिज्म मिला था उनको जब एक एक ऑलराउंडर को खिलाया था, आमिर जमाल को। लेकिन तब भी मैंने ये बात बोली थी, आप वीडियो जाके देख लेंगे, भाई सब्र तो करो, पहले रिजल्ट तो आने दो। और रिजल्ट अभी तक ये चीज देखिए, पाकिस्तान हार भी जाए तो ये चीज तो आकिब जावेद की सही साबित होगी, उनका डिसीजन बिल्कुल ठीक था। अगर आपने इंग्लैंड को फंसाना है तो आपने स्पिन ट्रैक पे ही उनको फंसाना, वरना वो अगर आपने पाटा विकेट बना दिया तो वो 800 करेंगे अगर आपने 500 कर दिया। और अगर आपने बॉलिंग विकेट बना दिया तो वो फास्ट बॉलिंग को, उनकी फास्ट बॉलिंग भी बेहतर आपसे और उन्होंने खेलना भी बेहतर आपसे। तो ये अप्रोच बिल्कुल ठीक थी यहाँ पे कि भाई अपने स्ट्रेंथ पे खेलना, और उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आकिब जावेद को जाता है, बिकॉज उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट कराई। अब भाई बात कर लेते हैं सिचुएशन की। देखिए पार्टनरशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगा सलमान को काफी ज्यादा चांसेस मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने आगा सलमान और साजिद की जो एंड पे पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर नुमान अली ने जो फर्स्ट इनिंग्स के अंदर जो एंड पे पार्टनरशिप लगाई थी या रन स्कोर किए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसा लग रहा था कि जैक लीच आज के दिन जो उन्होंने और शोएब बशीर ने रन ऐड कर दिए थे, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से गेम थोड़ी सी दूर ले गया था। लेकिन आज वही पाकिस्तान की टेल ने भी किया, जैसे मैंने कहा आगा सलमान और साजिद खान की पार्टनरशिप, तो वो कवर अप हो गया। तो अच्छा टारगेट है। और आई थिंक पाकिस्तान को ये गेम जो है वो जीतना चाहिए, ठीक है। इतनी आसानी से देखिए, जो रूट की विकेट जो है ना इस पिच के ऊपर, जो रूट एक ऐसा प्लेयर है जो कि दुनिया में सबसे अच्छी स्पिन खेलते हैं दुनिया में, ठीक है, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि दुनिया में। तो जो रूट की अगर विकेट आपने पकड़ ली तो मसला होगा। अब आप देखें कितना बड़ा फर्क आ गया हुआ है। और भाई एक और चीज भी मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, प्रॉपर स्पिनर्स में और जो स्पिनर्स आप टीम में लाके बनाते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। ये स्पिनर्स नुमान अली और साजिद स्पिनर्स बुरे नहीं थे, आप उनको ट्रैक्स, गलत ट्रैक्स, एक तो आपकी अप्रोच गलत थी कि आप स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं बना रहे थे, और आप ऑब्वियसली उनको खिला भी नहीं रहे थे। भाई ये पक्के स्पिनर है, अगर आप देखिए उनकी लाइन लेंथ एक ही जगह, वहीं से वो जो है वो बॉल को एयर देते हैं, वहीं से बॉल अंदर आ जाता है, वहीं से बॉल स्पिन कर रहे हैं, दोनों पक्की लाइन है। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉपर स्पिनर हैं वो, उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली है, उन्होंने लंबे लंबे ओवर किए हुए हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास कंट्रोल है जो कि नहीं है अबराज के पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि अबराज बुरे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर बन सकते हैं आगे जाके भी, लेकिन वो प्लेयर रेडी नहीं है। जो प्लेयर रेडी है उनको आपने चांस ही नहीं दिया, ठीक है, या आप उनको चांस ही नहीं देना चाह रहे क्योंकि शायद आप उनको पसंद नहीं करते। तो ये क्रेडिट जैसे मैंने कहा आकिब जावेद को जाता है कि वो कहां आउट ऑफ नो वेयर नुमान अली और साजिद को और फिर बाकी प्लेयर्स को बीच में ले आए। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज है। और
उसके अलावा अब पाकिस्तान की हम बैटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो टॉप 3 है ना, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। पहले टॉप 4 था, उसमें बाबर आजम थे, वो भी उनसे भी रन नहीं हो रहे थे। अब वो निकल गया, कामन गुलाम रन कर रहे हैं और आपका टॉप 3 बिल्कुल भी रन नहीं कर रहा। अब्दुल्ला शफीक को बिल्कुल ड्रॉप होना चाहिए, उनको भी जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। भाई बंदा क्या है, वो बंदा भाई, वो स्पिन नहीं खेली जाती उस बंदे से। सैम अयूब फिर आउट हो गए, चले उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में ठीक खेल लिया था। शान मसूद, क्या हम शान मसूद, अब आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बाबर को ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बाबर को ड्रॉप करें, लेकिन उससे पहले शान मसूद ड्रॉप होते हैं। कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि सब बाबर के पीछे पड़े हुए थे। अब बाबर ड्रॉप हुए हैं तो अब सब शान मसूद के पीछे पड़ गए हैं, और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि 4 साल में एक टेस्ट है, और वो जो टेस्ट 150 है ना, वो कूड़े के डब्बे में जाना चाहिए। अब्दुल्ला का शफीक का जो 150 था ना फर्स्ट इनिंग्स के अंदर पिछले मैच की, वो कूड़े के डब्बे में जाना चाहिए। उससे बेहतर 41 रिजवान का है, उससे बेहतर आज जो 25 26 30 31 बनाया आई थिंक साउथ शकील के, उसका है। उससे बेहतर जो आज 60 किया आगा सलमान ने, वो उससे बेहतर है। साजिद के 22 उससे बेहतर है। नुमान अली के रन जो है वो उससे बेहतर है। कामरान गुलाम के टफ कंडीशंस के अंदर 100 और वो 25 26 रन वो बेहतर है। ये बात याद रखिएगा। जो आपने पाटे विकेट के ऊपर रन बनाए हैं ना, उससे ये सारे रन, ये मैच विनिंग रन हैं जो कि बनाए हैं, जो मुश्किल पीस। देखें, मैटर नहीं करता आपने 150 मारा है या आपने 50 मारा है, किस स्कोर से आप मैच जीतने के करीब जा रहे हैं, किस कंडीशंस में आपने बनाया है, ये बहुत मैटर करता है। तो भाई शान मसूद कैसे कैप्टन बन गए हैं, मुझे ये बात नहीं समझ लगती। बंदा के 37 पता नहीं 40 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 12 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 30 से कम की उनकी एवरेज है। मुझे नहीं समझ लगती कि कैसे आपने शान मसूद को बना दिया। उनसे स्पिन नहीं खेली जाती भाई। आप लेके आए, जैसे आप कामरान गुलाम को लेके आए ना, जो देखिए अथॉरिटी कितनी है उसकी पहले मैच के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि कैसे खेलना है स्पिन को। साउथ शकील क्यों आपके, ये साउथ शकील, कामरान गुलाम, रिजवान और आगा सलमान क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने खेला, इनको पता है कि स्पिन को कैसे खेलना है, और इनके पीछे रन हैं बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट के। तो आई डोंट नो भाई, शान मसूद कैसे सरवाइव कर रहे हैं इस टीम के अंदर। मेरी और ऊपर से कैप्टेंसी भी अगर आप देख लें तो रिजवान, साजिद का आप इंटरव्यू देख लें, रिजवान बता रहा होता है। ये कमेंटेटर्स भी ये बात बोल बोल के थक चुके हुए हैं कि भाई रिजवान सारा कुछ कर रहा है, शान मसूद को ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ लग रही कि जिसने भी ये डिसीजन लिया था, और वो जो महान जो एनालिस्ट होते हैं जो कि शान मसूद को पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, मैं सिर्फ एक बात कह रहा था तब कि भाई पहले उसकी बैटिंग से तो जगह बनाओ, उसकी तो बैटिंग से जगह नहीं बनती। तो अगर बाबर आजम को ड्रॉप किया तो उससे पहले तो शान मसूद ड्रॉप होते हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं लोग, पहले बात कोई नहीं कर रहा था क्योंकि सब बाबर के पीछे पड़े हुए थे, और अब ड्रॉप होने के बाद बात हो रही है। तो भाई शान मसूद की मुझे नहीं समझ लगती कि क्या क्या सीन है। बट भाई एट द एंड ऑफ द डे अप्रोच, स्पिन ट्रैक बनाएं और उन बॉलर्स को खिलाएं जिनकी पक्की बॉलिंग है, जैसे साजिद खान और नुमान अली हैं। और उन बैट्समैन को खिलाएं जो कि पक्के हैं स्पिन के ऊपर, जो कि स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं। और बाहर जब आप जाते हैं तब आप फिर दोबारा हॉर्सेस फॉर कोर्सेज प्लेयर्स को लेके आए जो कि बाहर अच्छा खेलते हैं। तो इसी तरह आप क्लोज जा सकते हैं। लेकिन ना, पाकिस्तान क्लोज है, तंग किया है इंग्लैंड को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से भूल चुका हुआ है फेवरिज्म के चक्कर में, भाई हमने इसको ही खिलाना है, हमने उसको ही खिलाना है, स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। वो आकिब जवेद ने आके आके एक दिन में आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई क्या कर रहे हो तुम सब। तो ये उस बंदे का क्रेडिट है। तो देखते हैं कि भाई कि पाकिस्तान क्या करता है। फोर्थ डे के ऊपर इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन खुशी ये है कि क्लोज है भाई, चपेड़े नहीं पड़ रही, ठीक है। तो क्लोज है। साजिद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और उन्होंने बैटिंग में भी आके जो है वो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस शो किया। अब आ जाते हैं जरा जल्दी से इंडिया के ऊपर। भाई 46 पे ऑल आउट। भाई दूसरा दिन था, ये ओवरहेड कंडीशंस थी, थोड़ा सा बाउंस था, सीन था। इंडिया के प्लेयर्स अपने अप्लाई नहीं कर पाए। भाई रोहित शर्मा, मुझे समझ लग रही कि भाई वो कर क्या रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि अगर इंडिया ने 70-80 पे 70-80 पे 7 विकेटें और ले ली तो इंडिया इस गेम में वापस आ सकता है। लेकिन अगर इंडिया ये मैच हार भी जाता है, इंडिया बाकी 2 मैचेस में पकड़ लेगा न्यूजीलैंड को। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप अक्सर बाहर होती है, और हमने देखा ये इंडिया जब सीमिंग कंडीशंस आती हैं सारे प्लेयर स्ट्रगल करते हैं क्योंकि अप्लाई नहीं कर पाते। देखिए रोहित शर्मा, आई नो वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज बॉल कर रही थी मूव, उनको चाहिए था वो अपने आप को, जैसे जैसे जायसवाल ने किया ना, इवेंचुअली वो भी रैश शॉट मार के आउट हुए, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अप्लाई किया अपने आप को, ठीक है। जरा सी धूप निकलनी थी जो कि निकली जब न्यूजीलैंड बैटिंग, और पिच जो है वो फ्लैट हो गया काफी हद तक।
तो आपको बस उस टाइम का वेट करना था। आपने टॉस जीता, आपने वो फेज निकाल के फिर आपको रन मिलने थे। रोहित शर्मा जरा सी बॉल हिल रही है, उसके बाद उन्होंने कहा मैं आगे निकल के मारता हूं, और अच्छी बॉल पड़ी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको अच्छी बॉल नहीं पड़ी, लेकिन रोहित शर्मा, यार देखिए रोहित शर्मा ने ना बड़ा अंडर अचीव किया टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा जितना बड़ा बैट्समैन है ना, 4,000 रन है उसके सिर्फ, ठीक है, और वो करियर उसका खत्म होने वाला है, जिसमें से 2,500 या मेरे ख्याल में 3,000 के करीब रन उसके सिर्फ और सिर्फ होम कंडीशंस में, अवे में भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने साथ बड़ी ज्यादती की है, और अभी भी वो कर रहे हैं। अभी भी वो इतना अच्छी फॉर्म में नहीं है, 42 43 पे उनकी एवरेज आ चुकी हुई है। तो रोहित शर्मा को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट तरीके से खेली जाएगी, और वनडे और T20 क्रिकेट में अप्रोच ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको सीमिंग कंडीशंस में स्पेशली अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यार देखें, विराट कोहली को बॉल बाउंस हुई, विराट कोहली को भी सोचना पड़ेगा। लोग बहुत बाकी प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, भाई विराट कोहली की पिछले 2020 से लेकर अब तक ना 32 की एवरेज है, 200 है उनके, ठीक है, और वो 200 भी तब आए थे जब मैच ड्रॉ हुआ था। तो विराट कोहली भी अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं इस टाइम, उनके 10,000 से ऊपर रन होने चाहिए थे। तो अगर विराट कोहली अपनी फॉर्म पकड़े रखते हैं पिछले 2020 से ऑनवर्ड, तो अभी तक 10,000 से ऊपर रन होते हैं उनके। तो कंसर्निंग है ये इंडिया के लिए। अब क्या ये नेचुरल डिक्लाइन है, ये मुझे नहीं पता, बड़ी कंसर्निंग है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं रन करेंगे ना, तो इंडिया के लिए मसला है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो विराट कोहली की फॉर्म नहीं लगी हुई 2022 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये एक चीज सोचनी पड़ेगी इंडियन क्रिकेट को। बाकी चले, रोहित शर्मा विराट कोहली को भी बॉल जो है वो बाउंस होगी। सरफराज क्या शॉट खेल के आउट हुए, जायसवाल क्या शॉट खेल के आउट, फील्डिंग बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, के एल राहुल भाई क्यों खेलता जाता है, मुझे नहीं समझ लगती। वो बंदा 31 का हो चुका हुआ है, और के एल राहुल और बाबर आजम सेम टाइम के ऊपर आए थे, ठीक है। तो कंपैरिजन अगर आपने करना है ना बाबर आजम से करना है, तो उसी टाइम पे किया करें जिस टाइम पे प्लेयर आता है। के एल राहुल ने मैसिवली अंडर अचीव किया है क्रिकेट में, जितने उनको चांसेस मिले हैं, और बड़ी खराब शॉट खेल के यार, जब भी प्रेशर हाई होता है के एल राहुल चल देते हैं, या फिर वो वैसी इनिंग्स खेलते हैं जैसे उन्होंने फाइनल के अंदर खेली थी 50 ओवर वर्ल्ड कप के। तो क्यों के एल राहुल को खिलाया जाता है, मतलब मुझे नहीं समझ लगती भाई, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर। उनकी उनकी तो स्टैट्स भी अच्छे नहीं है भाई, 31-32 साल के हो गए, आई थिंक 35 की एवरेज है उनकी। फिर उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमाल बॉलिंग पड़ी है उनको, ये तो रैश शॉट्स मार के आउट हुए। फिर आपने टेल से क्या एक्सपेक्ट करना था, टेल ने फिर तो निकल जाना था। वो कंट्रीब्यूट कर देते तो कर देते, आपके टॉप बैट्समैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की, तो आप टेल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीमिंग कंडीशंस में। तो भाई न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास है। अब न्यूजीलैंड अगर 150 और बना लेता है ना, तो फिर न्यूजीलैंड ये मैच तो पकड़ लेगा। सीरीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है अभी भी सीरीज इंडिया ही जीतेगा। लेकिन इंडिया को सीमिंग कंडीशंस में थोड़ा सा बाउंस हो, वहां पे अपने आप को अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि भाई आपने WTC के मैचेस जो हैं वो ज्यादातर बाहर की कंडीशंस में ही खेलने हैं, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो वहां जाके आप स्ट्रगल करेंगे। बेशक आप फाइनल में पहुंच जाएगी इंडिया, ठीक है, इंडिया पहुंचेगी, मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी, तो वहां पे तो फिर मसला होगा ना यार। तो यार ये लोएस्ट एवर टोटल था इंडिया का होम के ऊपर, और एम्बैरेसिंग है, देखिए एम्बैरेसिंग है। बेशक आप जीत जाए, लेकिन 46 ऑल आउट इज एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।